नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को सुधारने के लिए केंद्र सरकार के विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के संशोधित नियमों और नई गाइडलाइंस की जानकारी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य भूमि हस्तांतरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना और विकास योजनाओं में तेजी लाना है। प्रशिक्षण से वन विभाग और संबंधित अधिकारी नियमों के अनुरूप मामलों को बेहतर ढंग से समझ और निपटा पाएंगे। उत्तराखंड में लैंड ट्रांसफर से जुड़ी जटिलताओं के कारण योजनाओं में देरी होती रही है, जिसे अब कम करने की कोशिश की जाएगी। डीएफओ स्तर के अधिकारी भी इस कार्यशाला का हिस्सा बनेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 574 स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल के बाद व्यापारियों को उनके व्यवसाय पुनः स्थापित करने में मदद करना है। योजना के तहत व्यापारियों को 3 चरणों में 10,000 रुपए, 30,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। गोपेश्वर के फल विक्रेता राधाकृष्ण तिवारी और फास्ट फूड व्यवसायी विजय कुमार जोशी ने बताया कि इस योजना से उन्हें आर्थिक सहारा मिला। चमोली जिले में 64 और आवेदन प्रक्रियाधीन है। सिटी मिशन मैनेजर सुरेंद्र पंवार ने बताया कि योजना के चलते वेंडर्स की आय बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। नैनीताल जिले के गौलापार क्षेत्र में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी दीपांशु बेलवाल ने एक ही जमीन 25 लोगों को बेचकर की ठगी की। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने पर पता चला कि बेची गई जमीन का रकबा आरोपी के नाम नहीं है। पीड़ितों ने भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा के साथ डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत से न्याय की मांग की। डीआईजी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले में आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ठगी के इस मामले ने जमीन की खरीद फरोख्त में सतर्कता बरतने की जरूरत को उजागर किया है। रुद्रपुर के एक 12वीं कक्षा के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। छात्र अपने दोस्तों से उधार लेकर गेम खेलता था, जिसमें वो पैसे गंवाता रहा। इस तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो बच नहीं सका। छात्र के पिता चाय की दुकान चलाते हैं और वो परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। ये मामला ऑनलाइन गेमिंग की लत से होने वाले नुकसान और इसके प्रभाव पर गंभीर चर्चा की मांग करता है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा कर शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के तहत चारधाम के गद्दी स्थलों पर देवी देवताओं की शीतकालीन पूजा की जाती है। सरकार शीतकालीन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए GMVN गेस्ट हाउस में 10% छूट सहित अन्य योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। चारधाम के मुख्य मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद इन गद्दी स्थलों पर दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ ले सकते हैं। उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने 16,000 सस्ते फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा है। इन घरों की लागत 6 लाख रुपए होगी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लाभार्थियों को मात्र 2.5 लाख रुपए में फ्लैट मिलेंगे। पात्रता के लिए आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक 15 जून 2015 से पहले उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। ये योजना गरीबों के लिए राहत साबित होगी। अल्मोड़ा में 257 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इन होमस्टे का उपयोग नियमों के खिलाफ किया जा रहा था। कुछ होमस्टे में दुकानें खोली गई थी, जबकि कुछ ने पर्यटन विभाग से पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया था। निरीक्षण के दौरान विभाग ने पाया कि ये होमस्टे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रहे थे। अब विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी किया है और उन्हें पंजीकरण पुनः करवाने के लिए एक निर्धारित अवधि दी है। अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। दून नगर निगम ने नदी नालों में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बिंदाल नदी के किनारे कचरा फेंकने पर 76 लोगों का चालान किया गया और एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम का ये अभियान नदियों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए चलाया जा रहा है। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि CCTV से निगरानी बढ़ाई जाएगी और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये कदम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। राज्य में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। इसके साथ ही पिथौरागढ़, रुद्रपुर और टिहरी में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया
कि 23 लाख छात्रों की अपार आईडी बनाई जा रही है। साथ ही 60 लाख बच्चों की आभा आईडी भी बनाई जा रही है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के तनाव को कम करने के लिए एनसीईआरटी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन जारी की है। इस नंबर 1800-1804-132 पर छात्र सुबह 10 से 5 बजे तक कॉल कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। विशेषज्ञ छात्रों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने के उपाय और परीक्षा के टिप्स देंगे। शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने कहा कि ये पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए की गई है। देहरादून की एसपी देहात जया बलूनी ने 5 दिसंबर को ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी के थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने इन क्षेत्रों में बढ़ी चोरियों और अन्य आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जताई और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद एसपी बलूनी ने यह बताया कि चोरियों का जल्द ही खुलासा होगा और सीसीटीवी कैमरे भी सक्रिय किए जाएंगे। पुलिस एसओजी टीम के साथ अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के उडियारी गांव से सुरेंद्र सिन्हा मेहरा की कहानी एक संघर्ष की मिसाल है। गरीबी के बावजूद उनकी मां ने उन्हें और उनके भाई बहनों को शिक्षा की महत्ता समझाई, जिससे सुरेंद्र 1990 में आईटीबीपी में भर्ती हो गए। 33 वर्षों की सेवा के बाद सुरेंद्र सिन्हा रिटायर होकर घर लौटे। उनका स्वागत पूरे गांव ने फूलों के साथ किया। सुरेंद्र के बेटे ने भी बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में योगदान दिया। सुरेंद्र की जीवन यात्रा ये दर्शाती है कि शिक्षा और मेहनत से गरीबी को मात दी जा सकती है। 5 दिसंबर को देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस ने बेरोजगारी, नशे और चुनावी मुद्दों पर प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया और इस दौरान पत्रकारों से विवाद हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस घटना पर खेद जताया और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि ये घटनाएं गलतफहमी के कारण हुई। माहरा ने कहा कि विपक्ष और पत्रकारों का सामंजस्य लोकतंत्र के लिए जरूरी है और इस मामले में पुलिस की भूमिका गलत थी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे चारों धामों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। केदारनाथ और यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बद्रीनाथ में ये -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हेमकुंड साहिब में तापमान -9 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मसूरी, धनौल्टी और मुक्तेश्वर में भी तापमान माइनस में चला गया है। हालांकि पर्यटकों के लिए नैनीताल, रानीखेत और कौसानी में मौसम आदर्श है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी की कमी के कारण पहाड़ सूखे और वीरान नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंडक बनी हुई है। बागेश्वर में एक शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को बुरी तरह पीट रहा है। पिता बेटे से जान की भीख मांगता रहा, लेकिन बेटा नहीं रुका। पूर्व सैनिक संगठन ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। कांडा पुलिस ने आरोपी बेटे आनंद बल्लभ पांडे के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभिनेता विक्रांत मैसी अपनी अगली फिल्म आंखों की गुस्ताखिया की शूटिंग देहरादून में कर रहे हैं, जिसमें शनाया कपूर और अरुषि निशंक भी प्रमुख भूमिका में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म के सेट पर उद्घाटन समारोह में भाग लिया। फिल्म निर्माता मनसी और वरुण बगला ने उत्तराखंड की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म को तैयार किया है। विक्रांत मैसी ने फिल्मों से ब्रेक लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 8 से 10 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं का वोटर कार्ड बनाए जाएंगे। मतदाता सूची में संशोधन, नाम जोड़ने और हटाने का काम नामांकन के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि 3 दिनों तक कर्मचारी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए आगामी सभी बैठकें राष्ट्रीय खेल सचिवालय में कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये आग्रह किया कि बैठकें रायपुर स्थित सचिवालय में आयोजित की जाएं, ताकि खेल आयोजन की तैयारियों और समन्वय में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री भी खेल संबंधी बैठकों का आयोजन वहां कर रहे हैं। उत्तराखंड में लीसा, जंगल से लीसा एकत्र करना का काम निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए वन विभाग ने लीसा और अन्य वन उपज अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग हर साल 1 लाख कुंतल से अधिक लीसा एकत्र करता है और अब इसे निजी क्षेत्र को नीलामी के माध्यम से सौंपने का विचार किया जा रहा है। इस बदलाव से
वन विभाग को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।